गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोगों के बीच आज फिर उपस्थित हूँ। लेकिन आज जो है मैं कोरोना से जुड़ी हुई एक ऐसी बात करूँगा जो अभी तक नहीं की गई कि कोरोना की ये जो साजिशें हैं ये आगे भी और कहाँ जा रही हैं। आज यहाँ पे एक लड़का मेरे साथ बैठा हुआ है, मनी गुमराह है ना, इसे मैंने बहुत गुमराह किया। तो ये बैठा हुआ है, जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, क्यों मनी याद है कुछ? जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो मैंने इससे कहा था कि ये नोटबंदी एक तरह इशारा कर गई है कि अब बड़े बिजनेसमैन कैसे छोटे बिजनेसमैन को तबाह करेंगे। ये इसका इशारा है, भविष्य में ये होने जा रहा है। और भी जाहिर सी बात है, एक ही चीज तो सब नहीं करती और साजिशें उस पर प्लस करनी पड़ती हैं। पहले थोड़ी चाशनी गिरानी पड़ती है, फिर उस पर चींटियां आती हैं, फिर उस पर और कुछ होता है, तो ऐसे करके काम चलता है। तो उसी प्रकार जब मैंने नोटबंदी के वक्त में बोला था कि कैसे बिजनेसमैनों को तबाह करने की साजिशों का आरंभ किया गया है, तो इनको भी समझ में नहीं आया था। लेकिन ये जानते हैं कि अब बिजनेसमैन इसके शिकार हुए। पहले मैं बहुत बिजनेसमैन को टोकता था, सब नहीं मानते थे, लेकिन अब सबकी दुकानें बंद हैं और आगे और बंद होने वाली हैं। अभी तो हम बीच रास्ते में हैं। अभी तो ऐसा समझो कि माता का दरबार दूर है, थोड़ा सा चलो आगे है, आगे। जैसे कि आप जाते हो ना, कभी गए हो पूर्णागिरी गए होगे, कभी इस तरीके के किसी वैष्णो देवी के दरबार में गए होगे, तो वहाँ जब तुम चढ़ते हो थकते हो, यार बहुत दिक्कत हो रही भाई, बहुत पैर दुख रहे हैं, तो सामने से जो आता है अगर तो थोड़ा ही है, बस थोड़ी दूर पे है, और तुम उसी आश्रय में कि थोड़ी दूर बाद है, चढ़ते जाते हो। ऐसे ही तुमको कहा चिंता ना करो, सब ठीक होने वाला, सब ठीक होने वाला, थोड़ी दूर आराम, बहुत आराम, और तुम चलते जा रहे हो, बस खेल चल रहा है। तो एक आज नया खेल खेलता हूँ जो मोदी जी आज कई समय से खेला गया, लेकिन आज उसकी झलकियां मिल गई। मोदी जी आज किसानों के लिए योजनाएं लेके आए। अगर कभी कोई गुंडा तुम्हारे घर के दरवाजे आए और मिठाई का डिब्बा देके जाए तो जान लो तुम्हारी लड़की तक रहा। अगर कोई पुलिस वाला किसी दिन आके और बाबूजी ठीक हो कहे तो समझ लेना कि कोई मुखबरी की जुगाड़ में है, तुम्हें वो माध्यम बनाएगा। अगर कोई नेता कोई योजनाएं लेके आए और योजनाओं में शक्कर ज्यादा हो तो समझ लेना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अभी मोदी सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है, उन पे चर्चा करेंगे। किसानों के लिए, किसानों का हित करने का तीन अध्यादेश लेके आई। पहला अध्यादेश है कि किसान अपनी फसल जहां चाहे बेच सकता है। अध्यादेश दूसरा है कि किसान अपनी फसल को जितने दिन भी चाहे स्टोर करके रख सकता है। तीसरा है एग्रीमेंट फार्मिंग, किसान चाहे तो किसी व्यक्तिगत, किसी सरकारी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट जमींदार से, बनिए से, महाजन से अपनी जमीन गिरवी रख के और उसी की गुलामी की खेती कर सकता है। इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं आज के समय में अच्छी भाषा में। तो ये 3 बातें हैं, ये सरकार किसानों के लिए लेके आई है, किसानों के हित के लिए। तो किसान भाइयों आप समझो, क्योंकि आपको कोरोना तो समझ में आता नहीं, और यहाँ जो बैठे हैं इस समय क्यों इंडियन भी ये कोरोना समझते हैं। तो मैं इन सब से कहूंगा कि तुम्हें अगर अपनी टीम बढ़ानी है तो मेरा ये वीडियो किसानों तक पहुंचाओ, क्योंकि वो समझेंगे कि कोरोना की साजिश कैसे उनकी भी एक दिन बजाने जा रही है। इस वीडियो में सब में यही होगा। पहली बात, किसान अपना जो बोया है, जो फसल है, वो किसी को भी बेच सकता है। क्या ऐसा किसान ने कभी कोई मांग की जो सरकार ने पूरी कर दी? नहीं। कोई किसानी आंदोलन हुआ कि हमें अपनी जमीन का फसल कहीं भी बेचने का अधिकार चाहिए, ऐसा कोई आंदोलन हुआ आज तक? नहीं। लेकिन
सरकार ने तुम्हें दे दिया। असल सरकार ने तुम्हें नहीं दिया, ये दिया बनियों को, जो केरला में खरीदते हैं नारियल और दिल्ली में बेचते हैं। केरला में ऐसे होता ना, टपक के गिर जाता, कोई पीता भी नहीं, वहां से ले आते हैं 2-2 रुपए का खरीद के, और दिल्ली में 40 रुपए 50 रुपए का बिकता है। अब केरला का किसान क्या अपने यहां का नारियल उठा के दिल्ली ला सकता? नहीं। तो किसान को इसमें क्या तुमने दिया? इसमें तो तुमने साजिशकर्ताओं को दे दिया। इसमें तो तुमने जो पहले ये लूट खसोट बंद हो गई थी बीच में, उनको तुमने अनुमति दे दी। अब फसल कहीं भी ले जाओ, अब फसल की बढ़िया सी कालाबाजारी होगी अच्छे ढंग की। और उस पे ये नियम दूसरा पार्ट 2 कि किसान अपनी जो फसल है वो कितने दिन भी दबा के रख सकते हैं, नो लिमिट। अच्छा, बड़े साजिश तरीके से देखो कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो होते हैं, उनकी फसलें भी होती हैं, उनकी जमीनें भी होती हैं, हजारों एकड़ होती। अगर वो मार्केट से सामान खरीद के और अपने पास भर ले, कहीं हमारे यहीं भरा रखा था, 10 साल से हमने भरा रखा है, हमने बेचा ही नहीं, तुम उनकी कौन सी नोच लोगे? तो तुमने जमाखोरी को भी लाइसेंस दे दिया, जमाखोरी। तीसरी चीज, तुमने कॉन्ट्रैक्ट खेती को जो बढ़ावा दिया है। आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से एक जबरदस्त साजिश चलती है, अच्छे अच्छे नामों पे एक साजिश चलती है, जिस साजिश के तहत किसान को बर्बाद किया जाता है। बहुत सालों से एक साजिश चलती है। आप में से जितने भी लोग यहाँ किसान बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, वो एक चीज बताएं, आप खेती करना अच्छा समझते हो, सरकारी नौकरी में जाना? आप सरकारी नौकरी में जाना अच्छा समझते हो। कारण है, पिछले 19 सालों में, एक 19 सालों का आंकड़ा लगा लेते हैं। पिछले 19 सालों में आप जाएं नेट पे, सर्च करें कि वहां गेहूं का क्या रेट था, चावल का क्या रेट था 19 साल पहले, और आज का रेट करें पता कि आज का रेट क्या था। फिर इसी के साथ साथ आप पता करें कि 19 साल पहले एक अध्यापक जो था उसकी क्या सैलरी थी, और आज 19 साल बाद अध्यापक की क्या सैलरी है। तो आपको एक गणित बहुत स्पष्ट समझ में आएगा। 19 सालों में किसान की जो फसल है उसका रेट 19 गुना हुआ है। वो भी मोटी फसल की बात कर रहा हूं, गेहूं और उनकी बाकी कुछ फसलें तो आज भी, टमाटर कभी कभी 2 रुपए किलो आज भी मिल जाता है, वो तो कच्ची फसलें। मोटी फसलों में जो औसत निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि 19 गुना बढ़ोतरी हुई है। और जो सरकारी कर्मचारी थे उनके वेतन में 270 गुना बढ़ोतरी हुई है, 270 गुना। ये बात मैंने इसलिए कही कि आप लोग खुद सर्च मार लेना, ठीक है? इतना काम तो करोगे। आपने देखा पेप्सी महंगी होती है। पेप्सी, बेटा यहाँ कौन बैठा है जिसने सबसे सस्ती पेप्सी कब पी हो? कितने की पी बताए जरा। चलो 4-5 रुपए की तुमने पेप्सी पी, किस समय पी? सन 90, बात हो गई 20 साल पुरानी हो गई, 20 साल पुरानी बात। 5 रुपए की पेप्सी की। आज पेप्सी कितने की मिलती है? वही वाली 20 रुपए से कम नहीं, छोटी आती थी। और वही तो भाई 5 रुपए की उस समय जो मिलती थी वो 300 ml की होती थी। आज 300 ml की 30-40 रुपए की है। 300 ml अभी कितने की है? लगभग अंदाजा लगा लो। खैर चलो 35 की। कोई सड़कों पे आंदोलन हुआ, किसी न्यूज चैनल ने दिखाया पेप्सी पे बड़ी महंगाई। ये न्यूज चैनल तुम्हारी बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं, और ये जिन लोगों के चेले हैं वो लोग कहते हैं इनसे लो आराम से, और वो लोग
एक माहौल बनाते हैं कि कभी भी कृषि का रेट ना बढ़ पाए, बहुत माइनर बढ़े। माइनर बढ़ने से होगा क्या? माइनर बढ़ने से तुम्हारी कृषि की, तुम्हारी जो क्षमता है काम करने की, वो घट जाएगी। तुम उस पर काम करना नहीं चाहोगे। तुम्हारे यहाँ के जवान लड़के हैं, उन लोगों को शहर आकर्षित करेंगे। शहरों में योजनाएं हैं, केजरीवाल के पास योजना है, फ्री बिजली, मुफ्त पानी। आपने कोई गांव में देखा कि फ्री बिजली, फ्री पानी? शहर आकर्षित करते हैं, अच्छी सड़कें, अच्छी लड़कियां, अच्छे बियर बार, अच्छी ये, अच्छा वो, अच्छा वो, अच्छा वो। गांव में क्या? अच्छे मच्छर, इतने मोटे वाले, केचुए कहीं कहीं ऐसे निकलने वाले। शाम को बिजली नहीं, टीवी पे कोई प्रोग्राम नहीं देख सकते, नेट के लिए ढूंढना पड़ता है, खेत के पास आएगा, तालाब के पास आएगा, या जहां टट्टी फिरने जाते हैं वहां नेट आएगा। तो तुम्हें शहरों का आकर्षण, तुम्हारे कमाइयां कम कर दी गई, तो जवान लड़के भाग जाएंगे सब शहर की ओर। फिर तुम्हारी बची हुई जमीनियों पे बूढ़े लोग कब तक काम करेंगे? तो फिर वो लोग किसी को बेचने की सोचते हैं। जब ज्यादा लोग बेचने की सोचते हैं तो जमीन का मूल्य भी कम होता है। भाई ज्यादा लोग जब बेच रहे हैं, मार्केट में जो चीज ज्यादा लोग बेचेंगे वो उसका मूल्य कम होगा। और हर एक की खरीद ले। ऐसे जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई है, पहले समय में हमने एक मूवी देखी थी, इसकी बहुत अच्छी मिसाल थी, मदर इंडिया। आज कृपया करके आप सब देखना मदर इंडिया, और कैसे मदर इंडिया को नोचा जाता है। मदर इंडिया असल में एक किसान की कहानी है कि किसान को कैसे नोचा जाता है, कैसे कुछ ब्याज पे काम करने वाले किसानों को नोचते हैं। अपने आप तो कुछ करते नहीं, कभी उन्हें हल चलाना भी नहीं आता, लेकिन किसानों को नोच के फेंक देते हैं। मदर इंडिया इसकी कहानी। आज देखना, मदर इंडिया के समय में जमींदार और ये सब होते थे, तो तुम समझो कि अंग्रेज जिस समय यहां से गए, या अंग्रेज जब आए थे, वो उस समय उन्होंने जमींदारियां खत्म करवाई। और ध्यान रखना, अंग्रेज नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। दिस इज कंपनी। तो कंपनी कर क्या रही थी? उनसे तुम्हें आजाद कर रही थी। लंबे प्लान है ना भाई। देखो, एक मकान खरीदना हो तो एक जिंदगी चली जाती, 10 मकान खरीदने हो तो 1-2 पीढ़ियां लग जाती, अगर पूरा शहर कब्जे आना हो तो 4-5 पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां लग सकती हैं, और पूरी पृथ्वी कब्जे आनी हो तो प्लान जरा मोटे करने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है हमने आज वीडियो डाला आज ही वायरल हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता। वो लोग जानते हैं कि हम लोग आज वीडियो डालेंगे, ये 200 साल बाद वायरल होगा, 200 साल बाद कहानी बनेगी। तो ये बिजनेसमैनों का लालच है। मैं पहले भी एक बार बोला हूं, इस पृथ्वी को ना कोई आतंकवादी अपने बम से बर्बाद करेगा, ना कोई नेता परमाणु बम से बर्बाद करेगा। इस पृथ्वी को तो सही में कोई नोचेगा तो बिजनेसमैन ही नोचेगा, क्योंकि नेताओं की सीमाएं हो सकती हैं कि एक प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठ जाए, आतंकवादियों की भी सीमाएं हो सकती हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दें, लेकिन जो व्यापारी हैं इनके लालच की कोई सीमा नहीं। ये पूरी पृथ्वी पालेंगे तो पृथ्वी पाने के बाद अंत में सबको गुलाम बनाने की इच्छा है। और गुलामी तभी संभव है, ध्यान रखना, गुलामी तभी संभव है जब एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति हो कि उसकी 0.0001% लाखों लोगों में बटी हो, उसकी एक छोटा सा हिस्सा लाखों के पास हो, और एक के पास इतनी अधिक हो कि पूछो मत, गिनी नहीं जा सकती। तब गुलामियां तैयार होती हैं। और खुशहालियां तैयार होती हैं जब थोड़ा बहुत कम बढ़ हो, किसी के पास 100 रुपए हो, किसी के पास 150 हो,
तुम उन दोस्तों में देखते हो कि जिन 100, 150, 200 रुपए अगर सबके पास हैं, 2 4 4 हजार रुपए, तो कोई गुलामी नहीं होती, खुशहाली होती, सब मिला के अपने दारू पी लेते, बात खत्म। चलो समोसे खा लेते हैं, बात खत्म। लेकिन अगर एक ही दोस्त के पास बहुत पैसे हों, बाकी सब खाली हों, तो गुलामियां होती। जाओ दारू ले आओ, जाओ नमकीन लेके आओ, जाओ बर्तन धो के लाओ, ये होती गुलामी। तो यही गुलामियां बिल्कुल ये जो लोग हैं वो बनाने के लिए तुम्हें इतने अंतर से, कई बार लोग सोचते होंगे मैं जिनकी बातें कर रहा हूँ, रॉकफेलर और ये जो हैं रॉकचाइल्ड वगैरह, इनकी जो बातें करता हूँ कि इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा, विश्व बैंक और सबके माध्यम से अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, जितनी तुम जीरो भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे जीरो भी जितनी सोच तुम गणना कर सकते हो, संग खरब और खरब 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 पता नहीं कितने वाला, वो भी छोटा पड़ जाएगा। इतनी संपत्ति है कि लोग मुझसे पूछते और क्या करेंगे सब कमा के। देखो अभी तो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे बहुत सारा तेल है और ये सब चीजें हैं, लेकिन अब सबके पास अगर संपत्ति हुई, सबके पास अगर कारें हुई, तो फिर ये तो सब तेल खर्च कर डालेंगे। तो ये विचार तो आता होगा उन लोगों के पास भी, और वो लोग ये कहते हैं कि सालों के गाड़ियां ही ना छोड़ो, इनकी साड़ियां भी उतार लो, नंगा करो सालों को। तो ये नंगा करने की तैयारी चल रही है। ये कोरोना और रोना तो सब बहाने हैं। अब कोरोना में कितना कर्जदार हो जाएगा आदमी, सोचो किसानों की क्या हालतें हो गई। मेरे एक मित्र थे, वो फूलों की खेती करते थे, बर्बाद हो गए कतई। शादियां नहीं, कुछ नहीं, मंदिर नहीं खुले, मजारे नहीं खुली, तो फिर फूल कहाँ जाएंगे, बर्बाद हो गए। अब ऐसे किसान जब बर्बाद हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट खेती पे आएगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती में स्पष्ट है कि आप किसी से कर्जा लोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे 20 साल का, 15 साल का एग्रीमेंट, कि फिर आपको उसकी खेती करनी है। वो जो कहेगा वो तुम बोगे, और वो जिस रेट चाहेगा उस रेट तुम दो। गुलामी और क्या होती, हमारी जमीनें, हमारा ही सब कुछ, वो यही तो गुलामी होती। तो किसानों को भी इस ढंग से कोरोना साजिशें, ये राजनीतियां, ये हिंदू मुस्लिम में मंदिर के लॉलीपॉप, फाइनली किसानों को भी गुलाम बनाने की साजिशें। ये ध्यान रखना मेरी बात। हाँ, तुम लोगों को हक है, मुझे गालियां दे सकते हो, समय से पहले बोल रहा हूँ, थोड़ी गालियां तो खाऊंगा, इतना तो हक रखता हूँ। लेकिन विश्वास रखना, समय से पहले जो बोला, एक दिन तुम तालियां भी उसी को दो। हो सकता है मेरे मरने के बाद दो, इतनी देर कर दो तुम, लेकिन मैं चाहता हूं और मुझे दिख रहा है कि मेरे मरने से पहले ये सब हो जाएगा जो मैं कह रहा हूं। विरोध करो। सरकार को अगर वास्तव में भला करना है किसानों का, तो स्पष्ट रूप से जितनी आय किसी टीचर की बढ़ती है साल में, उतनी लिखित में देना चाहिए, अपराध बना देना चाहिए कि इस साल अगर 20 रुपए किलो अनाज लिया जा रहा है, सरकार 20 रुपए किलो अनाज ले रही है, तो अगले साल 20% बढ़ा के 220 रुपए से कम में अनाज कहीं बिकता होगा तो कालाबाजारी हुई। अभी तक क्या है, अभी तक एक लिमिट बनाई जाती कि इतने का अनाज अगर ज्यादा में बिकेगा तो कालाबाजारी। मैं उल्टा कह रहा हूं, किसानों के लिए तो सरकार को यह नियम लाना चाहिए कि न्यूनतम जो मूल्य होगा वो हर साल मैं इतना तय करूंगा, और उससे कम में अगर कहीं बिकता भी पाया गया, पता लग गया इससे कम में बेचा है, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो किसानों का हित होगा। किसानों को न्यूनतम आय तो मिलनी चाहिए कम से कम, इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन किसानों के हित के नाम पे तुमने जो व्यापारियों के हित की चीजें दे दी हैं, विश्वास मानना ये बनिए नोच खाएंगे। मैं भी बनिए घर से पैदा हूं, इत्तेफाक की बात है, बिगड़िए हो गया, लेकिन मैं ये सब बता पाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बनियों का माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसी उनको शिक्षा चारों तरफ के माहौल में दी जाती, एक बिजनेसमैन का माइंड कैसे वर्क करता मुझे पता है। और इसलिए बता रहा हूं कि नोच खाएंगे तुम्हें ये। तुम सब एक तरीके से
यूरिस्टर हो जाओगे, बीवियां दांव पे लगाओ। होशियार, अरे भाई होशियार, फिर कह रहा हूं, ये जो लाए हैं, ये जो बिल आया है, तो सरकार ने ये 3 बिल लेके आई है किसानों के हित में, ये किसानों की बर्बादी का पूरा पूरा आइटम लेके आई है। मुझे जो कहना था मैंने कहा, जितने भी क्यूएनएन के मेंबर मेरी बात सुनते हैं और समझते हैं, उनको ये चीज़ें हर किसान के पास जहाँ तक वो हो सके पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए।